हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई नाइन्थ क्लास हम हमारे फिजिक्स की सीरीज के 11 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हमारी फिजिक्स की सीरीज का 12th लेक्चर है जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर 2 है। ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो हमने पिछले ही लेक्चर से स्टार्ट करा है। तो अगर किसी ने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो कहां जाकर देखेगा? प्लेलिस्ट में जाकर देखेगा। फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तुरंत से आप जाओगे और पिछला लेक्चर करोगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि फटाक से हम अपना फिजिक्स का चैप्टर लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर लें। 11th लेक्चर में यानी कि ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन के लॉज करा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करा था, और जहां पर हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G MM बाय D का स्क्वायर। आज उसी के क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। आज उसी के क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए भाई, कहता है, मैं पेन ले लेती हूं फटाक से। पहला न्यूमेरिकल कहता है अगर हमारे पास D को आधा कर दे, इस फॉर्मूले में अगर आप D को आधा कर दो तो बताओ फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, जो बोले वो कर दो। डी को आधा करने को बोला है, हमने कर दिया, पुट कर दिया फॉर्मूले में। तो यहाँ पे डी का स्क्वायर और बाय 4, जब 4 ऊपर चला गया तो जो पहले फोर्स था वो कैपिटल जी एम एम बाय डी का स्क्वायर था, और जब न्यू आया है उसमें 4 एक्स्ट्रा आया है, मतलब एफ न्यू जो है वो 4 टाइम्स ऑफ एफ ओल्ड हो गया है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया अगर आपने डी को आधा करा तो। ऐसा ही सेम अगला सवाल है, कहता है बताओ ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा अगर उनमें से किसी एक मास को डबल कर दे। 2 मास होते हैं एम एम और डी का स्क्वायर, इसमें से किसी एक मास को आपको डबल कर देना है। जैसे ही इस मास को डबल रखोगे 2 आगे आ गया, ये तो सेम था। तो एक मास को डबल करने से फोर्स भी क्या हो गया? डबल हो गया, क्योंकि आपको बताया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पिछली बारी 2 से कम करा था तो 4 से ज्यादा हो गया था। एक तो स्क्वायर के है तो 2 का स्क्वायर 4, और एक उल्टा भी तो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो है। यहाँ डायरेक्टली है, 2 बढ़ाएंगे तो 2 ही फोर्स बढ़ेगा। उसके बाद फिर से अब देखो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है 4, और वो भी कम हो जाएगा क्योंकि 2 से बढ़ा रहे हैं तो 4 से कम होगा। 3 से बढ़ाएंगे तो 9 से कम होगा। ये बातें भाई समझ लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आधा करोगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। डबल करोगे तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो 9 टाइम्स कम हो जाएगा। देखो करके भी दिखा दिया है। 2D रखना है 2D रख दिया, 3D रखना है 3D रख दिया। अब 4 का स्क्वायर नीचे आ गया, 1/9 नीचे आ गया, ये तो सेम ही है। तो यानी कि 1/4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना कम हो गया, और यहाँ पे 9 टाइम्स हो गया। 1/9 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 9 टाइम्स कम हो जाना। उसके बाद उसने लास्ट बोला है कि दोनों मासेस को डबल कर दो। एक मास को डबल कर रहा था तो डबल हो गया था, 2 को करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 4 बाहर आ गया, और ये एज इट इज। तो ये क्वेश्चंस आएंगे भाई कि इसको बढ़ाएं तो इसका क्या होगा, आपको याद रखना है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, वो भी इनवर्स से। इसको d/2 करोगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा, इसको 2D करोगे तो 1/4 हो जाएगा, 3D करोगे तो 1/9 हो जाएगा। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई, बता दूं। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। एक स्टोन दे रखा है जिसका मास 1 kg है, कोई ऑब्जेक्ट है, और अर्थ का मास भी आपको दे रखा है और डिस्टेंस बिटवीन देम भी दे रखी है। तो हमने सब कुछ फॉर्मूला, सबसे पहले गिवन लिखना होता है मेरे बच्चा। न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हुए हैं, गिवन लिख लिया। जी आपको नहीं गिवन है, मैंने बता दिया, वैसे आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा। एफ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पिछले लेक्चर से, कैपिटल G M M बाय डी का स्क्वायर। रख दो सारी वैल्यूज पुटिंग गिवन
फॉर्मूला, पुटिंग, सॉल्विंग एंड यूनिट, ये न्यूमेरिकल की सीक्वेंस होती है। पुट करेंगे भाई, जी की वैल्यू पुट करी, एम की वैल्यू पुट करी, कैपिटल एम की पुट करी और डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर मतलब डी मल्टीप्लाई डी करेंगे। इस डी को 2 टाइम्स यहाँ लिख देना है, पता है ना। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो डी के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, डी मल्टीप्लाई डी, तो 2 बारी डी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आती है सॉल्व करने में, उनको एक्सपोनेंशियल चैप्टर आना चाहिए भाई। 7th 8th में एक्सपोनेंशियल चैप्टर कराते हैं, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैडम बता देगी। अब मैम ने आपको सिखाया था कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, और अगर बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। बस यही 2 बातें याद रखनी है। अगर नहीं आती किसी को मैथ्स तो मैडम ने बता दी, तो यहाँ पे वही करना है, सब वैल्यूज को तो एक साइड रख लो और पावर वालों को एक साइड कर लो, फिर इनको कट कर लो। अब यहाँ पे देखो 12 पावर है और यहाँ 24 है, तो 24 पावर में से 12 पावर चली गई, देखो पावर सेम, बेस सेम और पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ 12 बच गई। फिर 12 और 11 पावर 10⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻12, मैं करके भी दिखा रही हूँ, वैसे कोई नहीं दिखाता, ये तुम्हें आना चाहिए, 6th 7th की बात है, नहीं आता तो मैंने सिखा दिया, मैं हूं जो सिखा रही हूँ, बाकी कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें ये छोटी छोटी बातें, मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ। पहले 10⁻24 और 10⁻12 को सोल्व करा, a टू द पावर m, a टू द पावर n, इसमें से ये माइनस करा तो ऊपर बच गया 10⁻12, फिर 10⁻12 और 11 को सॉल्व करा तो यहाँ पे a टू द पावर m प्लस n यानी कि -11 + 12 सिर्फ 10 10 10 बचा, यहाँ पे सिर्फ ओनली पावर 10 बची है। देखो मैंने सब कुछ करके दिखाया, पावर 10 बची। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करना थोड़ी सिखाऊंगी, सॉल्व कर लेना। जब इसको, सॉरी भाई तबियत खराब है, पहले ही बताया हुआ है, तो भी कॉन्टिन्यूअस लेक्चर्स तुम्हें दिख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। कितनी मेहनत कर रही है तुम्हारी मैडम, हमारा पिछले इतने दिनों से गला कफ चल रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तो और ज्यादा खराब हो रहा है, ठीक होने से पहले ही खराब हो जा रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। और पीछे न्यूटन क्यों लगाया भाई, यूनिट होती है, यूनिट होती है तो सॉल्व करना मैम ने सिखा दिया। अगला क्वेश्चन फिर से सेम यही, गिवन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, पुटिंग कर दी, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल वालों को एक साथ लिख लिया, पावर वालों को एक साथ लिख लिया, ऊपर जो मल्टीप्लाई में होती है बेस सेम तो पावर ऐड हो गई, बेस सेम तो पावर ऐड होगी, देखो मैडम ने ऐड करके दिखाई है। फिर बेस सेम और पावर यहाँ पर माइनस हो जाएगी, मैम ने सब करके दिखाया है। पीछे वाला जो, तू ऐसे कोई मैथ करके दिखाता है क्या तुम्हें, कोई भी करके दिखाता है कि मैं दिखा रही हूँ, देखो ये देखो तुम्हारी मैडम तुम्हें एक एक चीज करके दिखा रही है। अब यहाँ पे 10⁻43 और a टू द पावर m, बाय में n है तो बाय में है तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर बच गया 10⁻21 और इनको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व करना भी सिखाऊं क्या, बता देती हूँ। ये पॉइंट हटाना मल्टीप्लाई 10, ये पॉइंट हटाना मल्टीप्लाई 10। अब इनको काट लेना, 3 की टेबल पे कट जाएगा, 2 की टेबल पे कट जाएगा, जिसकी टेबल पे कटा हो काट लेना, आंसर आ जाएगा 32। अप्रोक्स आंसर निकालना है भाई, अप्रोक्स का मतलब है बस काट लिया इनको, ठीक है। अप्रोक्स आंसर निकाल सकते हैं भाई, सीधा तो कटेगा नहीं। अब इतनी सारी कैलकुलेशन, बाकी अगर किसी बच्चे से इसके बाद में सॉल्व ना हो पेपर में तो यहीं पर ये वैल्यूज 10 की पावर्स वाले सब कुछ सॉल्व करके पीछे न्यूटन लगा देना, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर वहां नहीं आ रहा है क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो आप 10 की पावर्स को सॉल्व करके न्यूटन लगाकर छोड़ सकते हो। फिर से एक और क्वेश्चन ऐसा ही, अर्थ का मास गिवन है, मून का मास गिवन है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है। अभी फॉर्मूला हमें पता है, गिवन लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, पुटिंग कर दो, एक्सपोनेंशियल से सॉल्व कर लो। देखो मैंने सब करके दिखाया, सारे जो ये नंबर्स हैं उनको तो आगे लिख लो, पावर्स को एक साथ लिख लो, ऊपर वाली सारी पावर्स को ऐड कर दो, नीचे वाले को उससे माइनस कर दो, ऐड करके भी दिखा दी, माइनस करके भी दिखा दी, 10⁻19 आ गया। ये अगर सॉल्व होता हो तो कर दो, नहीं तो इसी के पीछे न्यूटन लगा दो, यही आपका आंसर बन जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेने की मैडम ये मुझसे सॉल्व नहीं होएगा, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो यहाँ पर हमने आंसर कर दिया। फिर से एक न्यूमेरिक, कितने सारे तो करा दिए, सेम चल रहे हैं। गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, कैपिटल जी की वैल्यू रखनी है, स्मॉल एम की रखनी है, कैपिटल एम की रखनी है, डी का स्क्वायर रखना है, डी का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना है और पीछे यूनिट न्यूटन लगा देने। एक और कर लो, एक और, अच्छा यही है,
ये पिछला ही है भाई, ये पिछला ही क्वेश्चन है। ये देखो यही वाला क्वेश्चन है जो मैंने खुद अपने हैंड से सॉल्व करके दिया है, वही एनसीईआरटी में ऐसे सॉल्व करके दिया है। अच्छा, इसमें एक बात समझने वाली है, यहाँ पे किलोमीटर में गिवन है भाई, स्टार मार्क कर लो, किलोमीटर में गिवन था। मैंने भी देखो पहले बदला है, किलोमीटर में गिवन था, मैंने भी बदला है भाई, देख लो बदला है मैंने भी। तुम्हें हमेशा एसआई यूनिट में रखना है, ये बातें बताई हुई है। किलोमीटर में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे सॉरी इसीलिए इसको पहले मीटर में बदलेंगे। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 3 जीरो और लगेगी, 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 3 जीरो और लग गई, ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ पर 3 जीरो और लग गई और 10⁸ हो गया। अब ये क्वेश्चन सेम वैसे ही सॉल्व हुआ है जैसा मैडम ने करके दिया है। मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी आपको लेकर दे दिया था। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस। कल हमने क्या करा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी थी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट कैपिटल जी के बारे में पढ़ा था हमने। आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस करेंगे। आती है भाई इंपॉर्टेंस, 2 नंबर में आती है, तुम्हारे एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो अगर यूनिवर्सल लॉ नहीं, मतलब ग्रेविटेशन नहीं होती तो कोई चीज पहली बात रिवॉल्व ही नहीं कर पाती, ना अर्थ सन के अराउंड, ना मून अर्थ के अराउंड, ना कोई सैटेलाइट, ना कुछ तो ग्रेविटेशन लॉ की वजह से ही मोशन हो पा रहा है अर्थ का, मोशन हो पा रहा है प्लैनेट्स का, मोशन हो पा रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। ऑल्सो जो रेन आ रही है, रेन नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही मैडम? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है भाई, एटमॉस्फेयर भी नीचे ही रखा हुआ है हमारे पास ठीक है, रिवर नीचे ही फ्लो करी, आसमान में नहीं फ्लो करी, तो हर चीज हम भी ग्राउंडेड है, देखो हवा में उड़ नहीं रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से हर चीज ग्राउंड पर है, उड़ नहीं रही है। इसीलिए कहते हैं स्पेस में जाते हैं जब, स्पेस में जिंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, वहां हवा नहीं है, इसलिए लोग वहां उड़ते रहते हैं। पानी भी अगर वहां गिर जाए तो उड़ता ही रहता है। अच्छा मैडम, वहां पे कांच गिरा दे टूटता ही नहीं, कुछ नहीं टूटता वहां पे, सब चीजें उड़ती रहती है, लोग उड़ उड़ के ही खाना खाते हैं, खाना भी अगर गिर जाए तो उड़ता रहता है, फिर उड़ उड़ के ऐसे खाते हैं। ऐसा मैडम, हाँ वीडियोस देखना तुम, जहां पर ग्रेविटी नहीं है वहां पे कोई चीज ग्राउंड पे थोड़ी, सब कुछ उड़ रही है हवा में। हवा भी क्या है, मतलब उड़ रही है बस स्पेस में, हवा तो है ही ना, हवा होती तो ग्रेविटी होती। होल्ड द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। और ये क्वेश्चन मैं लेक्चर नंबर 1 में भी बताई थी कि अगर अर्थ किसी चीज को अट्रैक्ट करती है तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटी कह देते हैं छोटे नाम में। ये देखो मैंने कहा भी था क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, आ भी गया। तो अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही है तो उसको ग्रेविटी कह देते हैं। अगर मेरे और आपके बीच में लगती तो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कहते, अगर मेरे और धरती के बीच में लगती तो हम उसे ग्रेविटी कह देते। चलिए जी मैडम, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री फॉल। आज भी फ्री फॉल करके छोड़ेंगे क्योंकि कल के लेक्चर्स में हम इसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स करेंगे भाई। आज हमने ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल कर लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल कर लिए, और फ्री फॉल की थ्योरी करके छोड़ लेंगे। कल हम फ्री फॉल के बिल्कुल न्यूमेरिकल्स करेंगे, 10-12 न्यूमेरिकल करेंगे जो कि पेपर में आने ही आने हैं। तो कल का लेक्चर, आगे आने वाला लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 13 होगा हमारी फिजिक्स की सीरीज का, और ग्रेविटेशन का लेक्चर 3 होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्री फॉल, अगला चलते हैं हम फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, सोचने वाली बात है, फ्री फेंक दिया बस, तो लिखेंगे फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम हाइट, हाइट से गिरोगे, किसी हाइट से गिरना, अर्थ की तरफ गिरना, फ्रीली गिरना, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी तो लगेगी लगी ना, अर्थ पे अगर किसी चीज को छोड़ेंगे तो ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी, अंडर ग्रेविटी, कोई और फोर्स बीच में ना लगे, सिर्फ ओनली ग्रेविटी लग रही हो, तब उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। अब हमें पता होनी चाहिए फ्री फॉल के टाइम जो डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे ही होता है, सबको पता है, फ्री फॉल के टाइम जो डायरेक्शन है वो नीचे ही होता है, ड्यू टू कांस्टेंट ग्रेविटी फोर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अब सबको पता है फ्री फॉल क्या होता है, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम हाइट अंडर ग्रेविटी, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी अंडर फ्रॉम हाइट अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स की वजह से जब कोई चीज फ्रीली गिरती है उसको फ्री फॉल कहते हैं। अब क्योंकि पूरे फ्री फॉल में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, धरती खींच रही है किसी फोर्स से, और हमने बताया था जहां जहां फोर्स होता है वहां वहां एक्सेलरेशन होता है मेरे बच्चा, मा F = ma। अगर कोई फोर्स लग रहा है
तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटी का फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। कौन सी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा, जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है। और वो एक्सेलरेशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्यों मैडम, फोर्स भी तो कांस्टेंट ही लग रहा है, सेम ही फोर्स से खींचा जा रहा है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन लगेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो फ्री फॉल इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये बात पता होनी चाहिए आपसे, एक नंबर में सीधा सीधा पूछेंगे फ्री फॉल कैसा मोशन है, फ्री फॉल कैसा मोशन है। तो फ्री फॉल एक एक्सेलरेटेड, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है भाई, 1 मार्क क्वेश्चन। फ्री फॉल एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगी। फ्री फॉल इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगली डेफिनेशन लिखेंगे भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, और एक्सेलरेशन है तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे बड़ी गलती करते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। तो ये भी क्या है, एक एक्सेलरेशन ही है, जो किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से आ रही है। किसी भी फोर्स की वजह से आए एक्सेलरेशन तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन सिर्फ अगर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आए तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सीधी सी बात है, पूजा मैडम ने पढ़ाया तो हम कहेंगे पूजा मैडम ने पढ़ा है, किसी भी और से पढ़ा तो हम कहेंगे किसी भी और से पढ़ा है। तो किसी भी और फोर्स से आने वाली एक्सेलरेशन को हम, किसी भी और फोर्स से आने वाली एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी कहते हैं। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के अंदर कोई चीज फॉल करती है और उसमें कौन से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर गिरता है तो वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, फ्री फॉल भी आपसे पूछी जाएगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपसे पूछी जाएगी। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल जी, और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। इसका कैलकुलेशन, भाई स्मॉल जी का फॉर्मूला ड्राइव करना आता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला ड्राइव करना आता है, और पिछले साल आया था, बच्चे नहीं करके आए थे तो अब अच्छे से सीख लो। अब हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G m बाई डी का स्क्वायर, पढ़ लिया क्या, बिल्कुल पढ़ लिया, जहाँ पे G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m मास है, मास ऑफ अर्थ है, d डिस्टेंस है, और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ लिया, F इक्वल्स टू मास। ठीक है, इन दोनों में ये फोर्स ही तो है भाई, इन दोनों में ये फोर्स ही तो है भाई। और यहां पर इस एक्सेलरेशन को भी बताया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ए ना लिखकर जी लिख देंगे, तो बस जी लिख दिया इसमें। तो अब ये दोनों फोर्स है, फोर्स की वैल्यू ही तो है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। आपको पेपर में ये इक्वेशन नंबर 1 लिखनी है, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है। इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड को बैलेंस कर देना है, यहां से m से m को कट कर देना है, तो यहां से g का फॉर्मूला क्या हो गया, डराइव हो गया, जो पेपर में 3 नंबर में आता है। आपको कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखो और उसका फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाओ। तो 2 स्टेप, F इक्वल्स टू एम में, F इक्वल्स टू कैपिटल G m बाई डी का स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करा और फॉर्मूला आ गया m को कट करके। अब इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से समझो, बड़े ही ध्यान से समझ लो भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इस फॉर्मूले में क्या कहा गया है कि ये जो कैपिटल G है वो तो एक कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, डी चलते हैं क्या हो सकती है। अगर हम धरती की बात करें, धरती की बात करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उस डिस्टेंस को आर ही ले लेंगे, क्योंकि वो रेडियस ही हो जाएगी। तो मैंने पहले तो इस डिस्टेंस को आर कर दिया। अब तुम मुझे खुद बताओ, क्या अर्थ की रेडियस जो है वो सेम है क्या? सोचने वाली बात है कि अर्थ की रेडियस सेम है क्या? तुम्हें ये फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद पूछा जाएगा कि ये जी किस किस पर डिपेंड करता है। तो जी मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ अर्थ मेरा बच्चा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है वो टोटली स्फेयर शेप में नहीं है, वो ओवल शेप में है, मतलब अंडे की शेप में है। यही हमारा
अगला टॉपिक होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अर्थ के ऊपर। तो कुछ नहीं मैडम, फॉर्मूला लिखा है गिवन, ये जी की वैल्यू तो हमें पता ही है 6.6 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है लिख दिया, रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है लिख दिया। कैसे सॉल्व करेंगे मैम? सॉल्व करना तो आपने पीछे सिखाया ही है। सारी वैल्यूज को एक साथ ले लो, सारी वैल्यूज को एक साथ ले लो और मल्टीप्लाई कर लो एक्सपोनेंशियल जो बची हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्क्वायर है ना मेरे बच्चा, तो 2 टाइम लिखेंगे 6.4 6.4 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻6। यहाँ पे 12 हो गई, 12 से 12 तो कट गई या 12 बच गई, यहाँ पे 1 बच गया तो मल्टीप्लाई 10 बच गया। ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। यहाँ वहां पर भी आंसर याद हो तो अप्रोक्सीमेट 9.8 मतलब अप्रोक्सीमेट 10 कराया था और एग्जैक्ट 9.8 कराया था, याद है कि नहीं? भाई नहीं है तो थोड़ा सा 5 मिनट पीछे जाके देख लो। तो यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ गई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अगर आपसे पूछे धरती पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑन अर्थ। कुछ बच्चों को लगता है ये जी की वैल्यू हमेशा यही रहती है, नो। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धरती पर है, क्योंकि यहां हमने मास ऑफ अर्थ लिया है और रेडियस ऑफ अर्थ लिया है। अगर ये मास और ये रेडियस मून की ले लेंगे तो जी जो है मून का आ जाएगा। ऐसा भी होता है मैडम? बिल्कुल, जी मून का आ जाएगा। चलिए मैडम, तो यहां तक हमें बात समझ में आ गई कि धरती पर स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब ये है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल तुम्हारी एनसीईआरटी का। कहता है चाहे तुम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को फेंको, चाहे लाइट को फेंको, हल्का हो चाहे भारी हो, वो ग्रेविटी के अंदर सेम रेट से गिरेगा, ऐसा क्यों? देखो भाई, हमने अभी अभी फॉर्मूला करा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर का स्क्वायर। क्या यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या? क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या? बिल्कुल मैडम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आ रहा है, वो अर्थ तो हैवी के लिए भी वही रहेगा, लाइट के लिए भी वही रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है, जी भी फिक्स है। मतलब कि तुम कितना ही भारी फेंको, कितना ही हल्का फेंको, बस याद रखना सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी होनी चाहिए, कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे मैडम ऐसा तो हो नहीं सकता, हवा तो होती है। अगर हवा हुई तो फिर ये रूल काम नहीं करेगा। अगर तुम वैक्यूम क्रिएट कर लो और फिर एक बड़े से पत्थर को और एक छोटे पत्थर को फेंको तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। अगर वैक्यूम नहीं हुआ तो फिर वो भारी वाला तो पहले गिरना ही है, क्योंकि हवा का आ जाएगा उसमें इशू। तो फ्री फॉल के दौरान जो जी आया है, स्मॉल जी आया है, वो डिपेंड ही नहीं करता है ऑन द मास ऑफ, डज नॉट, स्पीड नहीं आएगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है, इसलिए चाहे हैवी मास हो चाहे लाइट मास हो, दोनों सेम रेट से गिरेंगे। अब कई बच्चों को भाई समझ ही नहीं आता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी अलग है, बिल्कुल अलग है भाई। कैपिटल जी और स्मॉल जी बिल्कुल अलग है, और इसकी मैं डिफरेंस तुम्हें इसीलिए लिखा दे रही हूं क्योंकि कई बच्चों को पूरा 9th निकल जाता है, ये समझ ही नहीं आता। कैपिटल जी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन भी कराई थी, वो न्यूमेरिकली फोर्स से इक्वल है जब यूनिट मासेस ले लें वो यूनिट डिस्टेंस पे रख दें। वो एक कांस्टेंट था, वो एक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 थी, जिसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर थी। आज जो स्मॉल जी पड़ा है वो एक एक्सेलरेशन है भाई, ये एक कांस्टेंट है, ये एक एक्सेलरेशन है, और ये 9.8 होती है धरती पर और प्लेस के साथ वेरी करती है, ये कांस्टेंट नहीं है। स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल जी एक एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू धरती पर तो 9.8 है और जगह उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये डिफरेंस तुम्हें याद रखना है, कैपिटल जी अलग चीज है, वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 है, स्मॉल जी एक एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद भाई अभी अभी हमने बात करा स्मॉल जी किस किस पर डिपेंड करती है।
मैंने तुम्हें बताया हमारी धरती जो है कंप्लीट स्फेयर नहीं है, मतलब सेम नहीं है रेडियस हर जगह, रेडियस पर डिपेंड कर रही थी क्योंकि फॉर्मूला क्या था, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर का स्क्वायर। अब वो रेडियस पर डिपेंड कर रही है और रेडियस बराबर नहीं है, देख लो सुंदर नयन से देख लो, यहाँ पर रेडियस थोड़ी है, यहाँ पर रेडियस ज्यादा है, मतलब इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है और पोल्स पर रेडियस कम है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो है, नीचे आ जाता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर रेडियस कम हुई तो वहां पर स्मॉल जी ज्यादा हो जाएगा, यही मैंने लिखा है। पहला देखो, रेडियस एट पोल्स, पोल्स पर रेडियस कम है, मिनिमम है, इसलिए जी वहां पर मैक्सिमम है। ये पूछा जाने वाला सवाल है, आपसे पूछा जाएगा स्मॉल जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, तो आप ऑप्शन में टिक करोगे पोल्स पर होगी, क्योंकि पोल्स पर रेडियस कम होती है। जी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब इक्वेटर पर आर ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो जी वहां पर मिनिमम हो गया। इक्वेटर पर जी मिनिमम और पोल्स पर जी मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद मानो ये धरती है, धरती से ऊपर आसमान की तरफ चलते जा रहे हैं, बहुत दूर चले गए, तो रेडियस में वो हाइट ऐड होती जाएगी, मतलब जो डिस्टेंस है, क्योंकि वास्तव में जी का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जी एम एम बाई डी का स्क्वायर था, याद हो तो। मैंने यहाँ आर तब करा था जब ये अर्थ के लिए, अर्थ के ऊपर हो, अब हम अर्थ के और ऊपर चले जा रहे हैं तो ये डी बढ़ता चला जा रहा है और डिस्टेंस बढ़ने पर भी जी कम हो जाएगा, यानी कि धरती से बहुत ऊपर चले जाओ तुम, 300-400 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, तब भी स्मॉल जी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सरफेस के ऊपर जी मैक्सिमम, उसके ऊपर चलते जाओगे तो जी मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद भाई एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, इस स्लाइड से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखो जो कि पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखो, NOTE नोट, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा 100 की 100 लिख लो, 110% इस नोट से क्वेश्चन आएगा। आपको कहेंगे जी की वैल्यू जीरो कब होती है, तो जी इज जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, धरती के सेंटर में, ये धरती है इसके अंदर चले जाओ, धरती के अंदर उसके सेंटर पर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये बात याद रखनी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई इसमें क्वेश्चन या वाई हुए कुछ नहीं बनता, ये आपको नोट याद रखना है। जी मैक्सिमम किस कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा और जीरो कहाँ होगा, आपको याद रखना। आपसे पूछा जाएगा जी की वैल्यू जीरो कब होती है, तो आप लिखोगे अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। फिर वही एक पेपर और स्टोन वाला, भाई साइमल्टेनियसली एक बिल्डिंग से गिराएंगे, दोनों बराबर आ जाते हैं, एयर रेजिस्टेंस हुई, फ्रिक्शन हुई तो अलग बात है, अगर दोनों नहीं हुई तो वो सेम रेट पर गिरेंगे, ये बात हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि जी के फॉर्मूले में कहीं पर भी, जी के फॉर्मूले में कहीं पर भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो अगर वैक्यूम हुआ तो वो सेम रेट पे गिरेगी, लेकिन एयर फ्रिक्शन वगैरह हुआ तो वो फिर अपनी मर्जी से गिरेगी, वो एक अलग बात हो जाती है। तो यहीं पर भाई हम अपना खत्म करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने फ्री फॉल करा और जो स्टार्टिंग में हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन करा था उसके न्यूमेरिकल्स करे थे। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम स्मॉल जी से रिलेटेड, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसने यहां तक कोई वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख ले और आगे के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ कीप learning, keep growing, keep enjoying the days. Thank you so much.